आपको लेना है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं इस वाले चैप्टर की पर्सनैलिटी के बारे में, और इस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीज आपको पढ़नी है उसके बारे में एक एक करके मैं आपके सामने चीजें यहाँ पर बताना शुरू कर देता हूँ। ठीक है, देखिए, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, ठीक है। ठीक, हाँ, ऐप पर भी क्लास चल रही है भाई, गुड इवनिंग भाई सभी को, गुड इवनिंग, ठीक। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, काफी दिन बाद आप 8 बजे वाली क्लास में आए। देखिए, आपने कभी एक वर्ड बहुत बार यूज किया होगा अपने जीवन के अंदर, इनफैक्ट अभी भी करते होंगे, यार उसकी तो पर्सनैलिटी बहुत बढ़िया है, और वाकई में बहुत बढ़िया पर्सनैलिटी है उसकी। तो ये जो आप लोग कहते हो कि उसकी पर्सनैलिटी बहुत बढ़िया है, ये किस आधार पर कहते हो? क्या बाह्य तौर पर या एक्सटर्नल तौर पर कहते हो कि शारीरिक बनावट आपने देखी, कोई चेहरे से अपना सुंदर है, कोई शारीरिक तौर पर अगर वो अच्छा है, मजबूत है, या उसकी बॉडी वगैरह बनी हुई है, उसके आधार पर आप उसकी पर्सनैलिटी को यहाँ पर जज करते हो, उसका मूल्यांकन करते हो? या उसके इंटरनली तौर पर करते हो, आंतरिक तौर पर करते हो, नहीं यार उसकी आदत बहुत अच्छी है, ठीक है, नहीं उसका व्यवहार बहुत बढ़िया है, यार वो तो बड़ा डाउन टू अर्थ आदमी है, या इस आधार पर, यानी जो आंतरिक गुण होते हैं इसके आधार पर करते हो? ठीक है, अभी आंसर मत बताना, अभी धीरे धीरे आप लोग पढ़ना, दुनिया भर के मनोवैज्ञानिक आप लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ोगे, और जो बहुत आपको हेल्प करने वाले हैं आपके अलग अलग एग्जाम्स के लिए, ठीक। तो देखिए, ये वर्ड जो आप लोगों ने सुना पर्सनैलिटी, किस किस ने बोला है? ईमानदारी से हाथ खड़ा करके बोलो कि यार वो तो बहुत बढ़िया पर्सनैलिटी वाला है, यार उसकी तो पर्सनैलिटी बहुत बढ़िया है। किस किस ने ये शब्द बोला है? ईमानदारी से अपने हाथ खड़ा करो कमेंट बॉक्स के अंदर। देखिए, जो वर्ड है आपके सामने पर्सनैलिटी, ये एक लैटिन शब्द था, ये एक आपका एक लैटिन शब्द था, लैटिन शब्द था आपका जिसका नाम था आपका परसोना। क्या नाम था? एक लैटिन शब्द था जिसका नाम है आपका परसोना। इस परसोना का मीनिंग होता है आपका मुखोटा, इसका मीनिंग होता है आपका मुखोटा, यानी कि नकाब, यानी कि मास्क। देखिए, कई हजार साल पहले जो आपके रोमन जो आपके एक्टर्स होते थे, जो कलाकार होते थे, ठीक है, जो आपके रंगमंच के जो आपके कलाकार यहाँ पर होते थे, तो जैसे ही उनको किसी का रोल निभाना होता था तो उसका वो मास्क पहन लेते थे। सपोज आप लोगों ने रामलीला खूब देखी होगी, रामलीला के अंदर कोई राम जी हनुमान जी कोई बना आप में से? शायद बने होंगे। तो मान लीजिए किसी ने हनुमान जी का मास्क पहन लिया, जैसे ही किसी ने हनुमान जी का मास्क पहना तो उसके आधार पर हम लोग क्या कहते हैं कि भाई देखो अब ये हनुमान जी की तरह एक्ट प्ले करेगा, हनुमान जी की जगह अपने रोल को निभाएगा। कोई रावण का मास्क पहन लेता था, इनफैक्ट आज की डेट के अंदर बच्चे स्पाइडरमैन आता है ना, उसका मास्क पहन लेते हैं, फिर पूरे टाइम जाल निकालता है हाथ से। मतलब जैसा मास्क पहना, चाहे वो कोई एक्टर हो, चाहे आप में से कोई आपका सामान्य व्यक्ति हो, उस मास्क को पहनने के बाद जो ऑडियंस होती है या कोई दूसरा व्यक्ति होता है, वो ये समझ जाता है कि इस मास्क को पहनने के बाद जो ये मास्क का आपका ये रिलेट करता है जिस पर्सन से, उसके जैसे व्यवहार को यहाँ पर प्रदर्शित करेगा। अगर मैंने कहा कि मान लीजिए रामलीला आपकी चल रही है, रामलीला चल रही है, और रामलीला में किसी ने अपना हनुमान जी का, किसी ने अपना हनुमान जी का या रावण का जो अपना नकाब पहन लिया, राम जी का नकाब पहन लिया, तो उससे हम लोग अब पता लग जाते थे कब हनुमान जी की जगह यहाँ पर एक्टिंग करेगा। तो यहाँ पर जो रोमन एक्टर्स वहां पर होते थे, जो वो कलाकार होते थे, तो मास्क पहनते थे और उसके आधार पर ऑडियंस को पता लग जाता था कि ये देखो अब इसके आधार पर ये वाला रोल यहाँ पर प्ले करने वाले हैं, ठीक है। यानी कि आप लोग पर्सनैलिटी के माध्यम से व्यवहार को पता लगा सकते हो, तो कह सकते हो कि जो आपका बिहेवियर होता है, व्यवहार होता है, तो व्यवहार को जानने का जो आपका तरीका होता है, व्यवहार को आपको जानने का तरीका होता है, और बहुत तरीके आज की डेट के अंदर पता चलेंगे आपको, ठीक है। आप लोग दुनिया भर के यूट्यूब चैनल पर देखते होंगे कि अपनी पर्सनैलिटी को कैसे सुधारा जाए, कैसे अपनी अब मैंने तो एक बहुत खतरनाक वीडियो देखी, उसमें था कि ये 3 पर्सनैलिटी के ट्रेट्स आप लोग अपना लो, उसके बाद कोई भी लड़का आपके वश में हो जाएगा, कोई लड़की आपके वश में हो जाएगी। मैंने कहा जो वीडियो पहले बना रहा है इसकी एक बार शक्ल देखनी चाहिए, कोई किस प्रकार का है। जब मैंने उसकी शक्ल देखी मैंने कहा भाई इससे तो कोई भी वश में नहीं होगी, एक भी नहीं होगी यहाँ पर वश में। तो जैसा आप लोग इस चैप्टर के आगे पढ़ोगे, पर्सनैलिटी के ट्रेट्स के बारे में पढ़ोगे, जिसके ऊपर आज बहुत फोकस किया जाता है, जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स पढ़ोगे, और उसके अंदर आप लोग पढ़ोगे कि जैसे कोई भी मान लीजिए व्यक्ति है, उसको अच्छी प्रकार से कम्युनिकेट करना यहाँ पर आना चाहिए, यानी कि बोलचाल उसकी बहुत अच्छे लेवल की होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? उसका जो कम्युनिकेशन लेवल होता है वो बहुत अच्छी उसकी होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति, चाहे उसकी बेकारी की तरह, चाहे उसकी शक्ल भी ढंग की ना हो, लेकिन अगर वो कम्युनिकेट बहुत बढ़िया प्रकार से कर पा रहा है, तो उसकी वीडियो पर व्यू की संख्या आप लोग देखते, जो व्यूज आ रखे थे वो मिलियंस में थे। उसकी क्या वजह है? वो इस प्रकार से कम्युनिकेट कर रहा था, अपने विचारों को इस प्रकार से प्रदर्शित कर रहा था। मुझे भी देखकर खोलना पड़ गया ऐसे कौन से तरीके, मतलब मैं किसी लड़की के लिए नहीं खोल के देखा, मैं देख रहा था कि कौन से पर्सनैलिटी के ट्रेट्स बता रहा है। ये ट्रेट्स काफी बार आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। ट्रेट्स क्या होते हैं? ट्रेट्स होते हैं जो आपके व्यक्ति के अंदर के जो गुण होते हैं,
क्या होते हैं ट्रेड्स? ये ट्रेड्स होते हैं आपके जो व्यक्ति के जो आंतरिक गुण होते हैं, जो उसके व्यवहार को यहां पर दिखाते हैं। जैसे मैंने कहा एक ट्रेट मैंने यहां पर ले लिया, कम्युनिकेशन वाला ले लिया, जैसे वो भाई साहब वीडियो बना रहा था तो एक ट्रेट मैंने यहां पर ले लिया। जैसे एक और ट्रेट की अगर मैं बात करूं, जैसे मैं एनसीईआरटी की अगर मैं किताब की बात करता हूं, तो एनसीईआरटी की बुक के अंदर ये चीजें आपके धीरे धीरे करके आती जाएगी जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। जैसे 5 आपके ट्रेड्स की बात होती है, ओशन की बात होती है, ठीक है। अभी मैं डिटेल में नहीं जा रहा इसके बारे में, क्योंकि अभी मैं सिर्फ आपका बेस आपको बता रहा हूं, आपको सिर्फ पर्सनैलिटी के बारे में बता रहा हूं, अभी डिटेल में नहीं जा रहा, ये तो थोड़ी बहुत जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। तो जैसे एक ट्रेड्स आपको देखने को मिलता है ओपननेस का, ठीक है, ओपननेस का। इसका क्या मतलब है भैया आपका ओपननेस का? आप लोगों ने देखा होगा, आप में से बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं जो रिजिड होते हैं अपने विचारों के अंदर, दुनिया इधर की उधर हो जाए, नहीं जी हम नहीं मानेंगे बात, अजी पहले से चलती आ रही है अब थोड़ी मानेंगे हम ये वाली बात, ठीक है। बट कुछ व्यक्ति होते हैं वो ओपननेस होते हैं। सपोज अगर मैं आपके सामने एक एग्जांपल दूं जेंडर स्टीरियोटाइप का, एक एग्जांपल दूं जेंडर स्टीरियोटाइप का, आपके सामने एग्जांपल दूं, लैंगिक जो आपकी रूढ़िबद्धता होती है, जहां पर हर जेंडर को किसी ना किसी काम से प्रदर्शित करके बताया जाता है कि अगर महिला है तो घर का काम करेगी और पुरुष है तो बाहर के काम करेंगे, महिलाएं तो नाजुक होती है और पुरुष कमजोर होते हैं। अब इस चीज के बारे में मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है बड़ा कठोर है वो, और उसको एक तर्क दिया गया कि भाई ये चीज ठीक नहीं है, आप भी घर के काम कर सकते हो। अब मान लो जो कठोर रहेगा, बिल्कुल चौधरी वाला आदमी कहेगा, कह अच्छा जी तू नया हमें सिखाना आया, अरे हम तो घर के अंदर सारा काम महिलाओं से कराते हैं, भाग यहाँ से, मतलब हम तेरी बात यहाँ पर नहीं सुनेंगे। तो वो हो गया आपका रिजिड पर्सन। कैसा हो गया? वो आपका रिजिड पर्सन हो गया। ऐसे व्यक्तियों की जो पर्सनैलिटी होती है वो यहां पर समाज में निर्धारित होती है कि भाई ये नहीं सुनता किसी की, इससे मत्था मारने का कोई फायदा नहीं है। एक व्यक्ति है ओपननेस, वो क्या कहता है, अच्छा भाई ऐसा क्यों? अगर आप कह रहे हो कि हम भी मतलब घर के काम कर सकते, ऐसा तर्क क्यों दे रहे हो? तो उसको बताई जाती है कि भाई एक बार बताइए, अगर मान लीजिए घर के अंदर महिला को कोई तबीयत खराब होगी, महिला को मान लीजिए कोई दुर्घटना होगी, चोट यहां पर लग गई, तो क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि उस टाइम पर अपने महिला की मदद कर सके? तो जो आदमी फ्लेक्सिबल रहेगा वो क्या सोचेगा, हायर पॉइंट तो ठीक कह रहा है, तो जेंडर स्टीरियोटाइप को उसने खत्म कर दिया कि यार बिल्कुल ठीक कह रहा है। तो ओपननेस है, मतलब जो भी समाज के अंदर नए विचार आ रहे हैं उसके लिए यहाँ पर खुले तौर पर वो आमंत्रित करता है कि हाँ यार बिल्कुल ठीक कह रहे हो और मैं आपकी बात से सहमत हूं और मैं आपके साथ चलूंगा। तो जो आदमी समय के हिसाब से इस प्रकार से यहाँ पर चलते हैं वो एक बड़ा बढ़िया सामंजस्य यहाँ पर बैठा लेते हैं। इनफैक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि पर्सनैलिटी के माध्यम से हम अपने समाज के अंदर, अपने एनवायरमेंट के अंदर सामंजस्य यानी कि तालमेल यहाँ पर बैठाते हैं। तो ये मैं जो आपको बता रहा था पर्सनैलिटी के बारे में बता रहा था, जिसमें संपूर्ण पक्षों को यहाँ पर देखा जाता है पर्सनैलिटी के अंदर, इसके अंदर संपूर्ण पक्षों को यहाँ पर देखा जाता है। सपोज मैं आपसे एक बात कहूं कि यार यूट्यूब के अंदर एक टीचर आता है, आप लोग सर्च मार के कभी उसको देखना, सचिन चौधरी। तो सचिन चौधरी भाई साहब के बारे में कहते हैं कि यार इनकी पर्सनैलिटी तो बहुत बढ़िया है। अब क्या वो पर्सनैलिटी सिर्फ बाह्य तौर पर कहते हैं, एक्सटर्नल तौर पर कहते हैं कि दिखने में अच्छे लगते हैं, दिखने में उनकी हेल्थ सही है, इस आधार पर कहते हैं, या इस आधार पर कहते हैं, इंटरनली तौर पर कहते हैं, आंतरिक तौर पर कहते हैं कि नहीं उनका नेचर भी अच्छा है, नहीं पढ़ाते भी वो अच्छा है, ठीक है, या इस प्रकार से कहते हैं, आंतरिक तौर पर कहते हैं। तो आपने सर्च करा यूट्यूब पर सचिन चौधरी सर्च करो, देखा यार कैसा आदमी है, ठीक है, जिसके बारे में पता करो। तो अगर मान लीजिए यहां पर आप किसी भी व्यक्ति के संपूर्ण पक्षों को जब तक नहीं देखोगे, मान लो सचिन चौधरी दिखने में तो बहुत बढ़िया है लेकिन अंदर से बेकार है एकदम, तो क्या उसकी पर्सनैलिटी संपूर्ण मानी जाएगी, उसका व्यक्तित्व संपूर्ण माना जाएगा? नहीं माना जाएगा व्यक्तित्व संपूर्ण। तो आपके एग्जाम में कई बार चीज आ चुकी है कि संपूर्ण पक्ष की बात करता है जो आपका व्यक्तित्व होता है, और इन्हीं संपूर्ण जो आपके पक्ष होते हैं इन्हीं के माध्यम से वातावरण के साथ तालमेल यहां पर बैठा लेता है। आई होप आप लोग इस पर्सनैलिटी के बारे में यहां पर जाने होंगे। इसी के माध्यम से मैं आपको एक पिक्चर यहां पर दिखा रहा हूं, व्यक्तित्व के मापन की कुछ विधियां आएगी। मैं आपको सिर्फ अभी विधियों के बारे में नहीं बता रहा, मैं एक तरीका बता रहा हूं। अगर मान लो आपके किसी व्यक्तित्व का मापन करना है, जैसे मान लीजिए केवीएस का आपका एग्जाम होता है, उसके अंदर आपका इंटरव्यू होता है, जब आप लोग रिटर्न एग्जाम को क्वालिफाई करते हो तो आपका एक इंटरव्यू भी होता है, ठीक है। उस इंटरव्यू के अंदर जो मान लीजिए कैंडिडेट होता है, उस कैंडिडेट का हर एक पक्ष का यहां पर मूल्यांकन होता है कि जो आपका कैंडिडेट है इसकी कम्युनिकेशन स्किल किस प्रकार की है, इसकी सब्जेक्ट नॉलेज यहां पर किस प्रकार की है, यहां पर किस प्रकार से अपने जो यहां पर विचार है उसको यहां पर प्रदर्शित कर रहा है, किस प्रकार से जो सामंजस्य बैठा रहा है अपनी चीजों के बीच में, क्योंकि जो आपका इंटरव्यू होता है उसमें तो एक साइकोलॉजिस्ट होता है। यहां पर तो आपको 4 लोग अलग दिख रहे हैं, ये आपको एक बढ़िया सा लड़का दिख रहा होगा यहां पर टीचर, ठीक है।
तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर आपकी पर्सनैलिटी का यहां पर आपका मूल्यांकन किया जाता है जब आप किसी भी इंटरव्यू के लिए जाते हो। ये तो केवीएस का हो गया। अगर आप किसी प्राइवेट में भी इंटरव्यू के लिए जाते हो तो वहां पर भी पूरे संपूर्ण पक्षों का आपका मूल्यांकन किया जाता है कि ये हमारी संस्था के लिए फिट है या फिट नहीं है। ये बात समझे? तो इसलिए आपको अपनी पर्सनैलिटी, क्योंकि बाहरी तौर पर तो आप इंप्रेस कर सकते हो, लेकिन जब ये बोलना शुरू करेंगे तो आप लोग यहां पर फंस जाओगे। झूठ भी बोलोगे तो भी आप लोग यहां पर फंस जाओगे। ठीक है, इसलिए आपकी पर्सनैलिटी किसकी बात करती है? आपके संपूर्ण पक्ष की बात करती है। जब तक संपूर्ण पक्षों को मजबूत नहीं करोगे तब तक बात नहीं बनेगी। अच्छा, इसमें एक चीज और आती है, बड़ा एक वैचारिक मतभेद यहां पर देखने को मिलता है। ज्यादातर मनोवैज्ञानिक, ठीक है, वो मानते हैं कि जो आपका व्यक्तित्व होता है और जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है उनको अलग अलग मानते हैं। अब आप सभी को पता है कि जो आपकी व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है, जो आपकी व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है, यानी हम लोगों के बीच में जो डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है, हम लोगों के बीच में जो यहाँ पर डिफरेंसेस होते हैं, मैं यहाँ पर लिख देता हूं, जो यहाँ पर इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, क्या होते हैं? जो यहाँ पर इंडिविजुअल यहाँ पर डिफरेंसेस होते हैं, और वो हर चीज के आधार पर हमारे बीच में होते हैं। किस आधार पर होते हैं जो हमारे बीच में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं? वो हमारी एज के अकॉर्डिंग होते हैं। कोई 10 साल का है, कोई 20 साल का है, कोई 25 साल का है, कोई 30 साल का है। वो हमारे जेंडर के अकॉर्डिंग होते हैं, वो हमारे जेंडर के अकॉर्डिंग होते हैं। कोई मेल है, कोई यहाँ पर फीमेल है, कोई आपका ट्रांसजेंडर है। इसके अलावा हमारे इंटेलेक्चुअल एबिलिटी यानी कि बौद्धिक जो क्षमताएं होती है, जो हमारी बौद्धिक क्षमताएं होती है, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी होती है कि कौन समझदार है, कौन बेवकूफ है, किसका आईक्यू लेवल ज्यादा है, किसका आईक्यू लेवल कम है, इसके आधार पर होते हैं। ये हमारे मोटिवेशन के आधार पर अलग होते हैं, ये हमारे मोटिवेशन के आधार पर यहां पर अलग होते हैं। या अगर मैं एक वर्ड लिखूं यहां पर PCSE, यानी कि जो आपका फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल, यानी कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और स्वयंगात्मक रूप से जब यहां पर अलग अलग व्यक्तिगत विभिन्नताएं यहां पर देखने को मिलती है, तो जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं वो हमारे व्यक्तित्व के अंदर भी पाए जाते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि मान लीजिए जो बौद्धिक क्षमता है जैसी मेरी है वैसी आपकी होगी। क्या पता मैं बहुत समझदार हूं, आप ज्यादा समझदार ना हो, क्या पता मेरे से भी ज्यादा समझदार हो आप में से। बट कुछ मनोवैज्ञानिकों का यहां पर यह तर्क है, और ज्यादातर मनोवैज्ञानिकों ने बात कही कि भाई आप व्यक्तिगत विभिन्नताओं को व्यक्तित्व के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, दोनों अलग चीज है। क्योंकि जो आपका व्यक्तित्व यहां पर होता है ना, जो पर्सनैलिटी होती है, जो आपका व्यक्तित्व यहां पर होता है, व्यक्तित्व के अंदर आपकी गैर बौद्धिक क्षमताएं भी शामिल हो जाती है। भाई आपकी क्या हो जाती है? व्यक्तित्व के अंदर आपकी गैर बौद्धिक क्षमताएं भी यहां पर आपकी शामिल हो जाती है। ठीक है, लाइक मान लीजिए आपका कोई एटीट्यूड की अगर बात करता है, ठीक है, सपोज आपके किसकी बात करता है? आपके एटीट्यूड की यहां पर बात करता है, एटीट्यूड की यहां पर बात करता है, एप्टीट्यूड की यहां पर बात करता है। ठीक है, एप्टीट्यूड की यहां पर बात करता है। दोनों वर्ड एक जैसे आपको दिखाई दे रहे होंगे, एक जैसे नहीं है। एटीट्यूड होता है आपके व्यवहार का नजरिया, कि आपका व्यवहार किस प्रकार से होता है। मान लीजिए मैंने आपको बताया हुआ कि अगर किसी का पॉजिटिव एटीट्यूड होता है तो उसकी पर्सनैलिटी भी आपको पॉजिटिव मिलेगी। वो हर काम के पीछे पॉजिटिव तर्क देगा और हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, जैसे वो कहता है आमिर खान, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। ठीक है, कुछ भी हो जाए ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। तो उसका पॉजिटिव एटीट्यूड रहता था हर चीज के लिए। ठीक है, वो हमेशा कहता था कि ज्ञान कहीं से भी मिल रहा हो ले लो यार, यहाँ पर हमेशा पॉजिटिव यहाँ पर रहा। ठीक है, और एक होता है अगर किसी का नेगेटिव एटीट्यूड है तो हमेशा नेगेटिव रहेगा, कोई काम भी उससे नहीं होगा किसी भी प्रकार का, हर चीज के पीछे नकारात्मकता यहां पर वो ढूंढता फिरेगा। ठीक है, तो ये नेगेटिव एटीट्यूड होता है। एप्टीट्यूड होता है जो आपकी विशिष्ट योग्यताएं होती है, कोई स्पेसिफिक एबिलिटी होती है। क्या होती है? कोई यहां पर आपकी जो स्पेसिफिक एबिलिटी की यहां पर बात करता है, कोई विशिष्ट योग्यताएं जिसके अंदर होती है। मान लीजिए आप में से किसी के अंदर कुछ विशिष्ट योग्यता है, कुछ क्रिएटिविटी करने की योग्यता आपके अंदर होती है। ठीक है, तो आप में से बहुत अच्छा कोई क्रिएटिविटी करता हो, ठीक है, तो ये आपकी स्पेसिफिक एबिलिटी यानी कि आपके अंदर एप्टीट्यूड यहाँ पर हो गया। तो हमारी गैर बौद्धिक क्षमताएं आपके ये भी व्यक्तित्व के अंदर यहाँ पर शामिल होती है। ये बात आप लोग यहाँ पर समझे। अगर मैं आगे बात करूं आपके व्यक्तित्व की विशेषताओं के बारे में बात करूं, यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। कौन कौन सी आपके व्यक्तित्व की विशेषता होती है, जरा उनके ऊपर हम लोग यहाँ पर नजर डाल लेते हैं। ठीक है, इसके बारे में आप लोग डालिए कौन कौन सी विशेषता होती है। ठीक ठीक है भाई, तारीफ कर रहे हो आप लोग। देखिए, अगर मैं व्यक्तित्व की विशेषता की बात करूं तो पहली विशेषता आपके सामने लिखा हुआ है कि जो व्यक्तित्व होता है, जो पर्सनैलिटी होती है, वो आपकी यूनिक होती है। ठीक है, कैसी होती है? यूनिक होती है बिल्कुल। आप लोग देखोगे कि जो दो जुड़वा बच्चे भी होते हैं ना, जो दो जुड़वा बच्चे भी होते हैं वो भी आपके समान नहीं होते हैं। हमारे हाथों की रेखा है, आप लोग देख रहे हो, ये भी आप सभी की अलग अलग देखने को यहां पर मिलेगी, ये भी समान नहीं होती है। हर किसी की पर्सनैलिटी यूनिक होती है। इसलिए मैं बार बार ये कहता हूं, कभी भी ये नहीं कहना चाहिए नहीं मुझे तो उसके जैसा बनना है, नहीं मैं तो उसके जैसा बनूंगा। तुम्हें क्यों उसके जैसा बनना है? तुम खुद अपने आप में एक यूनिक हो। उसको भी किसी ने, भगवान ने बनाया है,
ठीक है, जिसके बारे में आप लोग कह रहे हो नहीं मैं तो बड़ा होकर उसके जैसा बनूंगा, उसके जैसी बनूंगी, और आपको भी भगवान ने बनाया। सिर्फ आपकी काबिलियत का फर्क यहाँ पर है। उनका पॉजिटिव एटीट्यूड है, पॉजिटिव यहाँ पर क्या नाम है एप्टीट्यूड यहाँ पर रखते हैं, ठीक है, इस वजह से वो आगे निकल गए, जिसको फॉलो करके आप उनके फैन बन जाते हो, चेले बन जाते हो, जो कि जरूरत नहीं है। आपके अंदर कुछ ना कुछ इस प्रकार की स्पेशल यहाँ पर एबिलिटी कह लीजिए, स्पेशल पर्सनैलिटी आपकी कह लीजिए, आप खुद भी अपने आप को उस मुकाम पर पहुंचा सकते हो, बट आप ऐसा नहीं करते हो। आपको किसी ना किसी का फैन यहाँ पर बनना होता है, किसी को कूलर बनना होता है, एसी पंखा बनना होता है, ठीक है, ऐसा काम मत करिए। आपके अंदर भी विशिष्ट योग्यता है, हर किसी की जो पर्सनैलिटी होती है वो आपकी यूनिक होती है, ये बात आप लोग समझ लीजिए। जो पर्सनैलिटी होती है, व्यक्तित्व होता है, वो आपका डायनेमिक होता है, गतिशील होता है, ये कभी भी आपका स्टैटिक नहीं होता है। क्या होता है? ये कभी भी आपका स्टैटिक यानी कि स्थिर नहीं होता है। यार एक बात बताओ, मान लीजिए जो आज मेरा और आपका व्यक्तित्व है, जिस प्रकार से हम बातें कर रहे हैं, जिस प्रकार से हम यहाँ पर दिख रहे हैं, जिस प्रकार से हमारे सोचने का नजरिया है, क्या वो हमेशा एक जैसा रहेगा? नहीं, उसके अंदर आपके बदलाव यहां पर आते रहते हैं। क्या आते रहते हैं? उसके अंदर यहां पर आपके बदलाव आते रहते हैं, यानी कि चेंज होता रहता है। हमारा व्यक्तित्व समय के अकॉर्डिंग यहां पर चेंज होता रहता है, लेकिन कभी भी फिक्स नहीं होता, स्थिर नहीं होता कि जी मैं तो ऐसी हूं, हमेशा ऐसी रहूंगा, ठीक है, चाहे दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए, मैं तो हमेशा ऐसी रहूंगा। नहीं रह सकता ऐसा। कुछ ना कुछ आपका बदलाव आपके साथ होता रहेगा, आपको नए एक्सपीरियंस मिलेंगे, नई प्रकार की लर्निंग आप लोग करोगे, कुछ ना कुछ नई चीज आप लोग सीखोगे, ठीक है। तो कुछ ना कुछ आपको तजुर्बा सिखाएगा, दूसरों को देखकर आप लोग सीखोगे, जिंदगी आपको सिखाएगी। तो आपका जो व्यक्तित्व है वो आपका डायनेमिक होगा, मतलब उसमें बदलाव आता जाएगा, ये कभी स्थिर आपका नहीं रह सकता। अगर कोई कहे जी मेरा तो हमेशा स्थिर रहेगा, तो अगर आप लोग जवान हो तो एक ना एक समय बूढ़े जरूर होंगे, और सभी को एक ना एक दिन मरना है। तो ये नहीं कह सकते कि हमेशा आजीवन हम एक ही प्रकार से यहां पर रहने वाले हैं, ठीक। मैंने एक पॉइंट बता दिया आपको कि संपूर्ण इकाई की तरह काम करता है। अगर आप किसी को सिर्फ बाहरी तौर पर देखकर ये कह सको यार उसकी तो पर्सनैलिटी यार वाकई में बहुत बढ़िया है, किस आधार पर? देखने के आधार पर, क्या मस्त लग रहा है इस प्रकार का स्टेटमेंट कह दिया। गर्ल्स के लिए भी इस प्रकार का स्टेटमेंट कह देते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए पता चले अंदर से कोई वही लड़का या वही लड़की जिसकी पर्सनैलिटी के बारे में आप बढ़िया प्रकार से कह रहे हो, कितना बढ़िया दिख रहा है यार, कितना बढ़िया दिख रही है, और जैसे ही आपने उनसे बात करना शुरू करी उधर से गाली पड़ गई या गवार वाली भाषा मुंह से निकल गई, क्या कहोगे? यार ये तो बकवास है, सो देखा क्या और निकला यहाँ पर क्या। आपने भी जिंदगी के अंदर ऐसे लोग देखे होंगे कि दिखने में तो बड़े अट्रैक्टिव लगे आपको, लेकिन अंदर से एकदम कूड़ा निकला होगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर संपूर्ण इकाई की तरह कार्य करना चाहिए, हर प्रकार से इंटरनली तौर पर एक्सटर्नली तौर पर आपको यहाँ पर चीजें करनी चाहिए। दूसरा ये क्वेश्चन, हेरिडिटी और एनवायरमेंट, ये आपकी पर्सनैलिटी के निर्धारण में महत्वपूर्ण योगदान निभाती है। आपने देखा होगा कुछ जो फैमिली होती है, जैसे उनके जीन से एक पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होते हैं, उसी को तो आपका क्या कहते हैं? हेरिडिटी, यानी कि आनुवंशिकता कहते हैं। आपने देखा कि भाई मान लीजिए कोई लड़का या कोई लड़की बड़ी स्मार्ट है, सुंदर है, उनकी मम्मी या उनके पापा भी स्मार्ट है, सुंदर है, उनके दादा दादी भी इस प्रकार से, उनके चाचा ताऊ भी इस प्रकार से यहाँ पर हुए। तो ये आनुवंशिकता की वजह से हुआ, जो जीन्स पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ पर ट्रांसफर हो रहे हैं। लेकिन मान लीजिए कोई एवरेज है, कोई ज्यादा सुंदर नहीं है, लेकिन उसके बाद किसी ने वर्कआउट करी, अपने शरीर पर ध्यान दिया, डाइट अच्छी ली, ठीक है, पूरी बॉडी के ऊपर अपना ध्यान दिया, एक एनवायरमेंट उसको मिल लिया और उसने अपने आप को यहाँ पर अच्छा सुंदर बना लिया। अब आप लोग देखते हो जो हमारी ये बॉलीवुड हीरोइन होती है, अगर आप लोगों ने इन एक्टर्स को देखा होगा पहले के समय में और आज के समय में, देख लो कितना अंतर आपको मिलेगा। सोशल मीडिया पर आपको फोटो दिख जाती होगी, दीपिका पादुकोण आज से 15 साल पहले, प्रियंका चोपड़ा आज से 15 साल पहले, और आज की डेट में कंपेयर करके एक वीडियो बनाते, देखो अब कैसी लगती है। तो ये किसकी वजह से हुआ है? उन्होंने एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग, जो उनको माहौल मिला उसके अकॉर्डिंग अपने आप को यहाँ पर चेंज करा। तो ध्यान रखना, जो आपका व्यक्तित्व होता है उसमें आपके निर्धारण करने वाले दोनों ही तत्व होते हैं, हेरिडिटी और एनवायरमेंट, यानी कि आनुवंशिकता और वातावरण। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, अभी मैं क्वेश्चन आंसर भी साथ के साथ आपको कराऊंगा, ठीक है। और उसके अलावा क्या होता है? लगातार खुद को पर्यावरण में समायोजित करना होता है। सपोज अभी आपका झारखंड टेट का एग्जाम है, तो आपने अपने व्यक्तित्व को झारखंड टेट के अकॉर्डिंग समायोजित कर लिया। सपोज आपको अध्यापक बैच लेना है कि आगे की, यार मान लीजिए यूपी टेट, सुपर टेट आ गया, उत्तराखंड टेट आ गया, रीट आ गया, स्टेट आ गया, तो उसके अकॉर्डिंग अपने आप को तैयार कर लिया। तो व्यक्तित्व आपको पर्यावरण के अनुसार ढालने में खुद को मदद करता है। मैंने कहा इसलिए व्यक्तित्व आपका स्टेटिक नहीं होता, स्थिर नहीं होता, चेंज होता रहता है, बदलाव आता रहता है। अब मान लीजिए आपका झारखंड टेट आपके सामने है, पेपर है, मान लीजिए सुपर टेट आपके सामने है, और आप कह रहे हो जी मैं तो बदलाव नहीं करूंगा, मैं तो पक्का हूं अपनी एक जगह पर, पेपर भी चला जाएगा, फेल भी हो जाएंगे, घर वाले गाली भी देंगे, और जिंदगी ऐसी की ऐसी रह जाएगी, ठीक है। तो अपने आप को एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग ढालने में आपको हेल्प भी यहां पर करता है।
तो आई होप आप लोगों ने अभी तक ये समझा होगा व्यक्तित्व क्या होता है, व्यक्तित्व की विशेषताएं क्या होती है। अभी सिर्फ मैंने आपको इतनी चीजों के बारे में यहां पर बताया। अब जरा मैं देखे इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपको कराता हूं। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग देना, बड़े सिंपल से यहाँ पर ये क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। हाँ, डीएसएसबी बैच के लिए आप लोग ले सकते हो, वो तो ऑलरेडी कंप्लीट हो रखा है, ठीक है, उसके लिए आप लोग ले सकते हो। क्वेश्चन पढ़ना भाई ध्यान से, क्या क्वेश्चन कहता है कि व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं की यहां पर बात करता है। देखिए स्टेट्स की यहां पर बात करता है। देखो एक तो मैंने बताया था आपको ट्रेड्स, एक तो मैंने आपको बताए थे ट्रेड्स, जिसको आप लोग बोलते हो शीलगुण यहां पर कहते हो, या इनका एक और नाम होता है विशेषक नाम होता है। आपके एग्जाम में ये बहुत पूछा जाता है ट्रेड्स के नाम से। और एक होता है आपके सामने स्टेट्स, एक आपके सामने होता है स्टेट्स, ठीक है। ट्रेड्स मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया कि आपको अपने व्यक्तित्व के अंदर अनेक प्रकार के ये ट्रेड्स यहाँ पर रखने पड़ेंगे। अच्छी प्रकार की कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, अच्छी प्रकार से आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर यहाँ पर होना चाहिए, ओपननेस आप लोग यहाँ पर होनी चाहिए, इमोशनल तौर पर स्टेबल होना चाहिए, यानी कि कोई भी आपको बेवकूफ बना दे जल्दी, ठीक है। तो बहुत सारे ट्रेड्स होते हैं, अभी हम लोग आगे बहुत सारे ट्रेड्स यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। उन ट्रेड्स को अगर आप लोगों ने जान लिया तो आप भी अपनी पर्सनैलिटी को यहाँ पर बना सकते हो, एक बहुत बढ़िया व्यक्तित्व का निर्माण आप लोग कर सकते हो, ठीक है। इसके 100 रुपए फालतू लूंगा भाई, ये अलग से कुछ चीज आपको बताऊंगा ताकि आप लोगों की भी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी बन सके, दिखने के तौर पर भी और आपके व्यवहार के तौर पर भी, यानी इंटरनली तौर पर, ठीक है। ध्यान रखना 100 रुपए मेरे अलग से है, ठीक। तो ये होता है आपके ट्रेड्स, और आपके अंदर बहुत सारे जब तक ट्रेड्स नहीं आएंगे, इस प्रकार के सीलगुण, ऐसी विभिन्नता आपके सामने या विशिष्टता आपके सामने नहीं आएगी, आप अपने व्यक्तित्व को नहीं सुधार सकते। एक होता है स्टेट्स, यानी कि स्टेट्स क्या होती है, स्टेट्स के अंदर जो कुछ विभिन्नताएं होती है जो आपको ये प्रदर्शित करती है कि आपको किस जगह पर किस व्यवहार को करना होता है। मान लीजिए आपका कोई कार्यस्थल है जहां पर आप लोग काम करते हो, आप लोग जॉब करते हो, ठीक है। आप लोग मान लीजिए यहां पर जॉब करते हो, तो जॉब में आप पूरे दिन भर किस प्रकार का वो काम करते हो, किस प्रकार का व्यवहार करते हो, किस प्रकार का व्यक्तित्व आपका की जॉब के अंदर है, तो उसी प्रकार से आप लोग अपनी लाइफ को चलाते रहते हो अपने कार्यस्थल पर। लेकिन अगर आपको किसी शादी के अंदर भेज दिया जाए, आपको किसी शादी के अंदर भेज दिया जाए, ऐसे मैं भी कुछ लोगों को जानता हूं, ठीक है, अपनी जॉब के दौरान बहुत बहुत सीरियस होते हैं कि मतलब इनसे खतरनाक तो कोई आदमी है ही नहीं, ठीक है, बड़े खतरनाक आदमी, ज्यादा किसी से बोलेंगे नहीं, ठीक है, अपने कार्य के प्रति बड़े गंभीर यहाँ पर रहते हैं। और मैंने शादी के अंदर जाके एक बोतल लेते ही और उनको नागिन डांस करते हुए देखा है। तो देखो यहां पर ये क्या होती है, अवस्थाएं जो है, ये जो स्टेट्स है, यहां पर आपके व्यवहार को अलग अलग करने का तरीका इसने बता दिया। इसने कह दिया कि भाई जो तुझे नागिन डांस करना है शादी के अंदर एक पौवा लगाकर, वो तुझे यहां नहीं करना जॉब के दौरान, वरना सस्पेंड हो जाओगे, किरकिरी हो जाएगी तुम्हारे स्टाफ के सामने। शादी में कर सकते हो, शादी में आप एक पौवा लगा लो बोतल का, 2 लगा लो, नागिन डांस कर लो, कुत्ता डांस कर लो, कुछ भी कर लो, यह सब चल जाएगा, यह सभी खुश होंगे आपके ऊपर कि यार बढ़िया डांस करा है, अरे ये तो कभी करते भी नहीं है, देखो आज कितना बढ़िया डांस करा है। तो ये होती है आपकी स्टेट्स होती है। तो इसी प्रकार की जो आपकी मनोशारीरिक अवस्थाएं होती है, शारीरिक तौर पर होती है, मानसिक तौर पर होती है, अलग अलग प्रकार की आपकी अवस्थाएं होती है। उनका गतिशील जो संगठन होता है, जो आपका डायनेमिक जो आपका ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी कि जो बदलता यहाँ पर रहता है, जो उसके पर्यावरण के साथ में अद्वितीय सामंजस्य यानी कि तालमेल निर्धारित करता है, वो क्या कहलाता है। अब क्वेश्चन यार बड़ा सिंपल हो जाएगा, क्योंकि चैप्टर ही आज पर्सनैलिटी का चल रहा है, व्यक्तित्व का चल रहा है, तो आंसर इसमें आपका व्यक्तित्व यानी कि पर्सनैलिटी यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, कितने लोगों ने शादी में ये नागिन डांस देखा है, ठीक है, बिना पैक लगाए भी नागिन डांस यहाँ पर कर लेते हैं। तो ये आपके स्टेट्स बताते हैं आपको कि भाई शादी है, या तू सब तरीके का काम एक बारी को कर सकता है, जॉब में यहाँ पर नहीं कर सकता, ठीक है। और यहां पर अपना कौन सा ट्रेट दिखाता है, यहां पर ट्रेट अपना वो दिखाता है ओपनली, ओपन माइंडेड वाला, कि अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मैं कहता हूं बहुत सारे ट्रेट्स। अच्छा, जैसे शादी की बात है, मैंने कहा नागिन डांस यहां पर आना चाहिए, तो यहां पर डांस वाला ट्रेट्स काम करेगा। अगर किसी को डांस ही नहीं आएगा तो क्या ट्रेट्स करेगा, नागिन की तरह इधर उधर घूमेगा और बेइज्जती करवा लेंगे कि डांस करना आता नहीं और नाग बन के जमीन में लुढ़क रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो इनको ध्यान रखना, आंसर इसका व्यक्तित्व हो जाएगा। चैप्टर आपका व्यक्तित्व चल रहा है, इसलिए आज आपको ये क्वेश्चन बड़ा आसान लगा होगा, ठीक। देखिए अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, जो मैंने आपको पढ़ाया उसी से रिलेटेड है, कि जो व्यक्तित्व एवं बुद्धि होती है, ठीक है, उसमें जो वंशानुक्रम होता है, यानी कि जो आपकी हेरिडिटी होती है, यानी कि जो आपकी आनुवंशिकता होती है, क्या उसकी नाम मात्र की भूमिका होती है? जी नहीं, उसकी भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। चाहे आपकी मैं बात करूं, आपकी बुद्धि की बात करूं, चाहे आपके व्यक्तित्व की बात करूं, चाहे आपके डेवलपमेंट की बात करूं, हर किसी में, मैंने कहा ये आपकी डेवलपमेंट की एक डिबेट हुई थी बहुत पहले,
जो हेरिडिटी और एनवायरमेंट के वर्सेज हुई थी, ठीक है। ये डिबेट किसकी हुई थी? आपकी हेरिडिटी और एनवायरमेंट की। ये आप लोगों ने शायद अगर सीटेट वाले होंगे तो उन्होंने पढ़ा होगा हेरिडिटी और एनवायरमेंट की, क्योंकि बहुत सारी डिबेट हुई थी और बहुत सारी डिबेट के अंदर से मैं 5-6 ही डिबेट के करीब आपको पढ़ाता हूं, क्योंकि वहां पर सीटेट के लिए बेसिक होता है, ठीक है। केवीएस में आपकी डिबेट पूछी जाती है, केवीएस में जो नया सिलेबस है उसमें डिबेट पूछ ली जाती है, डीएसएसबी के अंदर आपकी डिबेट्स पूछ ली जाती है, और आपके दूसरे टेट के एग्जाम में भी आपकी डिबेट आ जाती है ऐसे क्वेश्चन। तो जब ये डिबेट हुई थी कि जो आप आदमी का जो डेवलपमेंट होता है, यानी कि जो व्यक्ति का जो डेवलपमेंट होता है, यानी कि जो उसका विकास होता है, और विकास के आधार पर ही व्यक्ति का व्यक्तित्व बनता है कि किस प्रकार का उसका व्यक्तित्व यहां पर होने वाला है, तो उसमें आपकी हेरिडिटी और एनवायरमेंट दोनों का बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है। तो इसमें यह नहीं कह सकते कि वंशानुक्रम की नाम मात्र भूमिका होती है, वंशानुक्रम और उसके साथ में आपका वातावरण दोनों की ही महत्वपूर्ण भूमिका यहां पर आपको देखने को मिलती है। तो बी आंसर यहां पर आपका सही हो जाएगा, समझ गए। और इस डिबेट का सॉल्यूशन आपको हो गया था, और डिबेट में यही निकला था कि चाहे व्यक्तित्व हो चाहे विकास हो, दोनों में आनुवांशिकता और वातावरण दोनों का ही महत्वपूर्ण रोल यहां पर होता है, ठीक है। सर ये बैच एचटीएट के लिए भी ले सकते हैं क्या? ले सकते हो भाई। मैंने कहा ना कि ये सभी कॉमन टॉपिक है जो मैं आपके लिए यहाँ पर करा रहा हूँ। एचटीएट में भी आता है, आपके डीएसएसबी में आता है, झारखंड टेट हो, उत्तराखंड टेट हो, यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, सभी में आपको देखने को मिल जा रहा है, ठीक है। अब यहां तक आप समझे। अभी सिर्फ हम लोगों ने व्यक्तित्व क्या होता है और व्यक्तित्व की विशेषताएं क्या होती है, सिर्फ अभी इतना पढ़ा है। अब व्यक्तित्व के कुछ डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं, क्योंकि कई बार एग्जाम में आपकी डेफिनेशन यानी कि परिभाषाएं देखने को मिल जाती है। एक बड़ी महत्वपूर्ण परिभाषा आपके सामने यहां पर देखने को मिलती है, जो जी ओलपोर्ट ने यहां पर दी थी। एक अमेरिकी आपके साइकोलॉजिस्ट थे, ठीक है, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। तो इन्होंने यहां पर व्यक्तित्व के बारे में 4 चीजों का बड़ा बड़ा फोकस करा था। कौन सी 4 चीजों इन्होंने बताई थी? एक बताई थी इन्होंने मनोशारीरिक यहां पर बताई थी, एक बताई थी इन्होंने यहां पर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि व्यवस्थाओं के बारे में यहां पर बताया था, एक बताया था इन्होंने गतिशील यानी कि डायनेमिक के यहां पर बताया था, और एक बताई थी इन्होंने यहां पर जो चारित्रिक व्यवहार और जो यहां पर विचार होते हैं। हालांकि इन्होंने एक पहले डेफिनेशन दी थी, बट उसको मॉडिफाई करके फिर ये नई डेफिनेशन आई है, और आपके एग्जाम में जो डेफिनेशन देखने को मिलती है, ये लेटेस्ट वाली डेफिनेशन आपको देखने को मिलती है। तो जो ये जो साइकोलॉजिस्ट थे, इन्होंने क्या कहा व्यक्तित्व के बारे में, कि व्यक्ति के अंदर जो मनोशारीरिक जो आपकी व्यवस्थाएं होती है, जो संपूर्ण रूप से सभी पक्ष होते हैं, चाहे कोई भी पक्ष हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, संज्ञात्मक हो, XYZ कोई सभी पक्ष हो, उनका एक ऐसा गतिशील संगठन, एक डायनेमिक संगठन, यानी कि जो उनके अंदर वो बदलाव आता रहता है, चेंज आता रहता है, जो व्यक्ति के चारित्रिक व्यवहार एवं विचार को निर्धारित यहां पर करता है। ये इन्होंने व्यक्तित्व के बारे में एक डेफिनेशन के अंदर बताया। हालांकि इन्होंने एक बड़ी फेमस बुक भी लिखी थी, अगर आप पढ़ना चाहे पढ़ सकते हो, ठीक है। हालांकि अब तो बहुत सारी बुक आ गई आपके व्यक्तित्व के ऊपर। फेक किताबों से बचना, कि अपनी व्यक्तित्व को कैसे सुधारे, कि 1 साल के अंदर करोड़पति यहां पर बन जाए, ऐसी ऐसी बुक्स आती है, ऐसी चीजें मत पढ़ना। जो फेमस साइकोलॉजिस्ट है, जो आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, इनके बारे में एक बार को डिटेल में पढ़ सकते हो। हालांकि वो सभी चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा डिटेल में, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया ये चैप्टर ना सिर्फ आपका एग्जाम में काम आएगा, आपकी जिंदगी के अंदर भी आपको काम देने वाला है। यही डेफिनेशन आपके एग्जाम में देखने को मिल गई। क्या डेफिनेशन आई थी? डेफिनेशन आ गई कि व्यक्तित्व व्यक्ति में उन मनोदेहिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है। तो व्यक्तित्व की यह परिभाषा किसने दी थी? तो व्यक्तित्व की परिभाषा दी थी आपके किसने? आपके GW ओलपोर्ट ने यहां पर दी थी, जो आपके अमेरिकन आपके साइकोलॉजिस्ट थे। तो ओलपोर्ट ने व्यक्तित्व की इस वाली डेफिनेशन को आपके सामने यहां पर दिया था। इस डेफिनेशन के बारे में यहां पर आप लोग समझ गए। आगे मैं 2 डेफिनेशन और ले लेता हूं, हालांकि कई सारी डेफिनेशन है, बट ये डेफिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, जो तीनों मैं आपको बता रहा हूं। एक मैंने करा दी, 2 ये है। एक आपके विलियम वुडवर्थ ने कही थी। विलियम वुडवर्थ ने कहा था कि व्यक्तित्व से उस व्यवहार का बोध होता है, उस व्यवहार की समझ होती है, जो किसी को अच्छी लग सकती है, जो किसी को अच्छी नहीं लग सकती। ये वुडवर्थ ने अपने नियम बताया था। हालांकि काफी पुरानी डेफिनेशन होगी, अब इतनी एग्जाम में नहीं आते जितनी ओलपोर्ट की आती है और जितनी वैलेंटाइन की आती है, ठीक है। इसको वैलेंटाइन डे मत समझ लेना, ठीक है। तो वैलेंटाइन ने कहा कि जो व्यक्तित्व होता है वो व्यक्ति की एक तो जन्मजात यानी कि इन्नेट और एक अर्जित प्रवृत्तियों का योग होता है। यानी कि जो मैंने आपको बताया, व्यक्तित्व के अंदर आपकी जो हेरिडिटी होती है, जो आपकी हेरिडिटी होती है, जो बाय बर्थ होती है, जो जन्मजात होती है, और एक होता है आपका जो एनवायरमेंट होता है, एक होता है जो आपका एनवायरमेंट होता है, ठीक है, जो यहां पर अर्जित किया जाता है, उनका योग होता है। तो ये वाली बात आपके वैलेंटाइन ने कही थी। ये 3 डेफिनेशन मैंने यहां पर आपको बताई। अब मैं आगे पढ़ूं तो आगे हम पढ़ेंगे जो व्यक्तित्व के जो पहलू होते हैं, ठीक है, एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व के पहलू होते हैं। यहां से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए और अभी क्वेश्चन आपके सामने आएंगे भी।
अब देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए। पहले ये समझ लीजिए कि व्यक्तित्व का कौन कौन से पहलू होते हैं, और इन सभी पहलुओं के ऊपर, ठीक है, सभी पहलुओं के ऊपर अगर किसी ने अपना फोकस करा तो वो अपने एग्जाम में भी एक नंबर ले आएगा अगर यहां से क्वेश्चन आए, और अपनी जिंदगी के अंदर भी कुछ अच्छा कर पाएगा। अगर किसी भी एक पहलू को छोड़ते हो आप लोग तो आपकी जिंदगी के अंदर भी आपको दिक्कत देने वाला है और एग्जाम के अंदर भी दिक्कत देने वाला है। अब व्यक्तित्व के अगर मैं पहलुओं की बात करूं तो इसके अंदर आपको दिख रहा है कि शारीरिक तौर पर, फिजिकली तौर पर व्यक्तित्व का जो पहला पहलू आ गया। हम लोग ज्यादातर समाज के अंदर क्या काम करते हैं, हमें कोई भी अच्छा लगना चाहिए या अच्छी लगनी चाहिए। किस तौर पर? शारीरिक तौर पर। दिखने में कोई अच्छा लग गया, अरे वाह क्या मस्त पर्सनैलिटी है भाई इसकी, ठीक है, देख भाई कितनी बढ़िया पर्सनैलिटी है, आपस में बातें करने लगते हैं। क्यों? देखने के आधार पर हम इस वाली बात को करने लग जाते हैं। हमने क्या देखा? हमने यहाँ पर सिर्फ बॉडी देखी, शरीर देखा। हमने यहाँ पर मान लीजिए किसी की हाइट देखी, और यार इसकी हाइट तो बहुत अच्छी है, क्या हाइट की वजह से क्या पर्सनैलिटी लगती है। ठीक है, मैंने तो कुछ लड़कियों का स्टेटमेंट भी सुना है कि कैसा लड़का चाहिए, टोल डार्क हैंडसम। पहली पसंद क्या होती है? टोल, ठीक है, लंबा लड़का लड़कियों को ज्यादातर यहाँ पर पसंद होता है, तभी अच्छी पर्सनैलिटी मानती है। क्या मैं ये बात ठीक कह रहा हूँ? लड़कियों ज्यादातर की यही ख्वाहिश होती है ना, टोल डार्क और हैंडसम, ठीक है। तो हाइट अच्छी होनी चाहिए, वेट आपका अच्छा होना चाहिए, बॉडी आपकी अच्छी यहाँ पर होनी चाहिए। यानी फिजिकली तौर पर अगर आप इस पहलू को मजबूत कर लेते हो, जो कि सबसे पहला मेन पहलू आपका होता है, तो समझ लेना आधी जंग तो आप लोग जीत गए। ठीक है, तो पहला जो आपका पर्सनैलिटी का आपका पहला पहलू होता है शारीरिक तौर पर, फिजिकली तौर पर, इन पहलुओं को यहाँ पर देखा जाता है। फिर कुछ बायोलॉजिकल यहाँ पर देखा जाता है। ठीक है, मान लीजिए जैसे किस प्रकार के जो हार्मोन होते हैं, इमोशंस वगैरह होते हैं, इनको यहाँ पर देखा जाता है बायोलॉजिकल तौर पर। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं आज की डेट के अंदर तो अपने जेंडर को ही चेंज करा लेते हैं, अदरवाइज जो आपका आप सेक्स को चेंज यहाँ पर करा लेते हैं, मैं जेंडर को कह रहा हूँ। आप लोगों को पता होगा कि जो आपका सेक्स होता है वो आपकी कैसी आपकी कंस्ट्रक्ट होती है, कैसी अवधारणा होती है, वो स्टैटिक होती है, यानी कि स्थिर आपकी संरचना होती है। यानी सेक्स को चेंज नहीं किया जा सकता। ऊपर वाले ने किसी को मेल बना दिया है, किसी को फीमेल बना दिया है यहाँ पर, या किसी को यहाँ पर ट्रांसजेंडर बना दिया है, ठीक है, किसी को ट्रांसजेंडर बना दिया, तो बायोलॉजिकल तौर पर है, इसमें अब हम कुछ कर नहीं सकते। बट आज की डेट के अंदर भी ये खिलवाड़ कुछ लोग यहाँ पर कर लेते हैं, तो ये बायोलॉजिकल तौर पर है। ठीक है, अगर कोई बायोलॉजिकल तौर पर आपके यहाँ पर हार्मोन्स को देख रहा है, इमोशंस को देख रहा है, इस प्रकार की चीजों को देख रहा है यहाँ पर, तो इन पहलुओं को भी यहाँ पर देखा जाता है। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि बस भगवान अगले जन्म किसी भी लड़की का मुझे वो मत दे देना, ठीक है, अगला जन्म भी लड़की का मत दे देना, बहुत बड़ी दिक्कत होती है। कोई कहता है कि भगवान लड़के का मुझे वो मत दे देना, बहुत जिम्मेदारी यहाँ पर होती है। क्यों कहते हैं इस वाली बात को? क्योंकि कुछ ना कुछ उन परेशानियों से यहाँ पर गुजर रहे होते हैं, जिनकी वजह से उनका व्यक्तित्व यहाँ पर प्रभावित होता है। मनोवैज्ञानिक तौर पर होता है, जैसे लाइक आपका एटीट्यूड हो गया, जो अभी मैंने आपको बताया, आपका एटीट्यूड हो गया, आपका एप्टीट्यूड यहाँ पर हो गया, आपका एप्टीट्यूड हो गया, आप किस प्रकार से सोच रहे हो, थॉट कर रहे हो, चिंतन कर रहे हो, ये आपका हो गया। ठीक है, ये सभी तरीके आपके मनोवैज्ञानिक तरीके में आ जाएंगे। आप शारीरिक तौर पर बढ़िया लग रहे हो, अच्छे लग रहे हो दिखने में, ठीक है, आपकी पूरी पर्सनैलिटी बाहरी तौर पर बहुत बढ़िया लग रही है, ठीक है, बट पता चला जैसे ही आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लिया कि भाई भारत की राजधानी क्या है, भारत की राजधानी जो अंडमान निकोबार है, अबे यार क्या गधा निकल के आया। ठीक है, मैं को शो देख रहा था, MTV रोडीज देख रहा था, तो उसमें प्रिंस नरूला आता है एक, तो प्रिंस नरूला उसमें ऑडिशन के लिए आया है। ठीक है, वो सौरभ का फेवरेट है, ठीक है, जो सौरभ है, अगर कोई प्रिंस नरूला को गाली दे देता है तो सौरभ बड़ा एक्टिव हो जाता है। ठीक है, अभी देखो दज्जीकरण करते हैं। तो प्रिंस नरूला जब MTV रोडीज के अंदर आया तो शारीरिक तौर पर बड़ा फिट था, ये वाला पहलू उसका बड़ा मजबूत था। उन्होंने जो जजेस थे उन्होंने उसकी परीक्षा ली कि भैया पुशअप लगा, भी ये कर वो कर, उसने दे 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 सारी चीज यहाँ पर कर ली। फिर जो रणविजय था उसमें उसने कुछ क्वेश्चन पूछ लिए ऐसी जीके टाइप, वो मुंह को इधर उधर देखता रहा, परिचन्न बोला अरे ये कौन सा क्वेश्चन है, ये तो मुझे नहीं आता जी, कुछ राजधानी तक का भी नहीं उससे बताया गया। तो उन्होंने कह दिया भाई हम नहीं लेंगे तुझे, भाई तू शारीरिक तौर पर मजबूत लग रहा है लेकिन मनोवैज्ञानिक तौर पर तो ना तेरा सोचने का तरीका, ना चिंतन का तरीका, ना तेरा कुछ समझ का कोई जी के नॉलेज तुझे नहीं, तो बाहर जाता जाता यहाँ पर रुक गया। तो अगर आप किसी इंटरव्यू के अंदर जा रहे हो और सिर्फ आपने अपने शारीरिक पहलुओं पर, बायोलॉजिकल पहलू पर ध्यान दिया और मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर ध्यान नहीं दिया, तो क्या आपका व्यक्तित्व संपूर्ण माना जाएगा? बाहर कर देते उसको यहाँ पर। ठीक है, सौरभ और रोता, पहले बहुत रोता था सौरभ, 2 झापड़ यहाँ पर लगते थे तब जाकर चुप होता था, इतना फेवरेट था। उसने लिख रखा था अपने इंस्टाग्राम पर यूनिवर्सल फैन ऑफ प्रिंस नरूला। ठीक है, अभी भी लिख रहा है क्या है? अब नहीं लिख रहा,
अब नहीं करता पसंद? अच्छा, ये बता रहे अब पसंद नहीं करता, आज नहीं है ना, बाहर गया हुआ है, अब पसंद नहीं करता। और वो कहता है अपने व्यक्तित्व को ही मैं अच्छा बनाऊंगा, ठीक है, मैं प्रिंस नरूला को फॉलो नहीं करूंगा, ठीक है। जो बात मैंने आपको शुरुआत में गई थी। अच्छा, हम कहते तो हमारी बात पे यकीन नहीं करता, अब अपने आप ही मतलब हटा दिया इस चीज को। तो यहाँ पर आपको मनोवैज्ञानिक तौर पर भी अपने पहलू को मजबूत करना पड़ेगा, सामाजिक तौर पर मजबूत करना पड़ेगा। अगर मैं प्रिंस नरूला की बात कर रहा हूँ और एमटीवी रोडीज की अगर मैं बात कर रहा हूँ, अगर वो अपने समाज के साथ, यानी कि जो उसके दोस्त यार है, ठीक है, यानी कि जो उसके गैंग के अंदर है, जो उसके गैंग के अंदर है, अगर उनके साथ तालमेल नहीं बैठा पाता तो क्या अकेला वो जीत सकता है? नहीं जीत सकता, उसकी टीम हार जाती। टीम हार जाती तो वो भी बाहर हो जाता। इसीलिए अगर आपके किसी के व्यक्तित्व को देखना होता है तो संपूर्ण पहलुओं को देखो भाई आप। किसी भी सिर्फ एक पहलू को देखकर अंदाजा मत लगाओ कि वो दिखने में कैसा है, सोचने का तरीका कैसा है, मोरलिटी के तौर पर किस आधार पर है, ठीक है, सही प्रकार से दूसरों की हेल्प भी कर सकता है, सोच सकता है, क्रिटिकल थिंकिंग कर सकता है। सभी पहलुओं पर अपना ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता यहां पर आपको रहती है, ठीक है। समझ गए आप लोग? सर अध्यापक बैच लिए हुए तो बीपीएससी 4.0 बैच में डिस्काउंट मिलेगा? नहीं, बीपीएससी नहीं है भाई, इसमें बीपीएससी पूरा आपका अलग चलता है। जिन्होंने झारखंड टेट लिया है, ठीक है, उनको यहाँ पर डिस्काउंट बीपीएससी में नहीं है ना। झारखंड टेट में मिल जाएगा सचिन, 10 लगा के आप लोग लगा देना, ठीक है। झारखंड टेट में शायद आपका 50 है, 50% डिस्काउंट है, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन आप सामने आपके एग्जाम में आ गया। ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो क्या दिया हुआ है कि व्यक्तित्व के जो संगठन होते हैं उनका स्वरूप क्या होता है? क्या वो सामाजिक आर्थिक होते हैं? देखो सामाजिक तो होते हैं, मैंने बताया प्रिंस नरूला अगर अपने दोस्तों के साथ सही से नहीं करता, हार जाता, उसका व्यक्तित्व बेकार माना जाता। तो सामाजिक तो होता है बट आर्थिक नहीं होता। मनोवैज्ञानिक भी होता है और शारीरिक भी होता है, दोनों होते हैं। सामाजिक होता है बट राजनीतिक नहीं होता। मनोवैज्ञानिक होता है बट आध्यात्मिक नहीं होता। तो मनोवैज्ञानिक भी होता है और शारीरिक भी होता है, मनोवैज्ञानिक भी होता है और शारीरिक भी होता है। तो व्यक्तित्व के पहलू की मैं बात कर रहा था, और जो आपके व्यक्तित्व को बनाने में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। अगर आप ये सोचोगे नहीं बस मैं यहाँ पर पहलवान यहाँ पर बनूंगा, ठीक है, मुझे यहाँ पर पहलवान बनना है, बॉडी यहाँ पर बनानी है, तो आपको पता चला पहलवान तो बन गए लेकिन बुद्धि नहीं आई, और फिर सब टोंट मारेंगे कि इसकी बुद्धि तो घुटने के अंदर है, ठीक है, इसको तो पहलवानी के अलावा कुछ नहीं आता। तो क्या आप अपने व्यक्तित्व को इस प्रकार का चाहते हो, इस प्रकार का चाहते हो? यार देखो दिखने में कितना बढ़िया लग रहा है, यार बातचीत करने में कितना बढ़िया लग रहा है, यार इसका सेंस ऑफ ह्यूमर क्या है। आपके पर्सनैलिटी के जो ट्रेड्स होते हैं आज की डेट के अंदर सेंस ऑफ ह्यूमर देखा जाता है कि किस प्रकार का सेंस ऑफ ह्यूमर है, ठीक है, किस प्रकार से सोचता है यहाँ पर इंसान, तभी तो उसका व्यक्तित्व अट्रैक्टिव बनता है, ठीक है। आगे बात करते हैं हम। जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं, वो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके इस टॉपिक से यहां पर आते हैं कि व्यक्तित्व के अध्ययन के प्रमुख उपागम, जो अलग अलग अप्रोच होती है, यहां पर अलग अलग अप्रोच होती है आपकी किसके व्यक्तित्व के बारे में, जहां पर व्यक्तित्व का सभी ने क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण करा हुआ है। अब एक एक करके यहां पर आपके सामने मनोवैज्ञानिक आते जाएंगे, और वो मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किस आधार पर करा है, किन्होंने शारीरिक तौर पर करा है, किन्होंने अनुभव के आधार पर करा है, ठीक है। इस प्रकार से एक एक करके सीरीज आपके सामने आती जाएगी। जैसे आप लोग पढ़ते हो कि कोई इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है, आरबी कैटल आप लोग पढ़ोगे, 16 पीएफ पर्सनैलिटी फैक्टर इन्होंने यहाँ पर दिए, उसके बारे में आप लोग यहाँ पर पढ़ोगे, ठीक है। ये बड़े महत्वपूर्ण है। मैंने बताया कि आज तक टीचिंग एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहां से पूछे गए, इसके बाद आपकी वीडियो से पूछेगा, और उसके बाद आपकी जो मैंने शुरुआत में आपको चीजें बताई वहां पूछे गए। बट मुझे तो यार आपको बिल्कुल बेसिक से लेकर चलना था ना। अब देखो व्यक्तित्व को मापने के क्या तरीके होते हैं, ठीक है। अच्छा मैं एक आपसे बात कहता हूं, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था, मेरी एकदम नजर में आ गया। व्यक्तित्व के पहलू के बारे में आप लोगों ने यहां पर देख लिया। अभी आप लोग एक बड़े क्रांतिकारी मनोवैज्ञानिक के बारे में पढ़ोगे, उनका नाम था आपका सिगमंड फ्राइड, ठीक है, जिन्होंने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया था, वो आप लोग इस चैप्टर के अंदर यहां पर पढ़ोगे। तो उन्होंने 3 प्रकार की चीजें बताई थी, इड, ईगो और सुपर ईगो। तो जो आपकी इड होती है, इड आपका जो व्यक्तित्व का जो पहलू का सबसे पहला जो स्टेप होता है आपका, वो आपकी इड होती है, ठीक है। यानी कि सबसे पहला जो आपका पहलू है, सबसे पहला जो आपका पहलू है, सबसे जो पहला आपका पहलू है, ये आपके हिमाचल प्रदेश में पूछा गया था, रीट में पूछा था, ये मुझे ध्यान नहीं आ रहा, रीट हिमाचल प्रदेश या एस्टेट में तो आपका आया हुआ है, ठीक। तो जो इड होती है, अब ये ईड क्या होती है, ईगो क्या होती है, सुपर ईगो क्या होती है, इस चैप्टर के अंदर हम लोग धीरे धीरे करके पढ़ते जाएंगे। फिलहाल आप लोग इतना जान लीजिए कि ईड होती है जिसके माध्यम से हमें सिर्फ अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है। हम दुनियादारी को, समाज को नहीं देखते। आप लोग देखते हो आदमी चोरी करता है, पता चला चोरी के अंदर मान लीजिए किसी की चैन खींच रहा है, कान काट रहा है, और दूसरा आदमी की जान जा सकती है, चली जाओ। आदमी को पता चला किसी के पास 10,000 रुपए, चाकू लेकर अपना आ जाता है, मैं तो इसको मार दूंगा, बस मेरे यहाँ पर पैसे मिल जाए, यानी कि मेरी आवश्यकता पूरी हो जाए।
आप लोग देखते हो कि छोटे छोटे बच्चों का यहाँ पर रेप हो जाता है, उनको सिर्फ अपनी नीड की यहाँ पर पूर्ति करनी होती है, बाकी समाज कुछ कहे या ना कहे हमें फर्क नहीं पड़ता। आप लोगों ने कभी इन रेपिस्ट का अगर आपने इंटरव्यू देखे होंगे, जब इनके इंटरव्यू लिए जाते हैं तो इनकी सोच देखना, मतलब इतना ये कृत्य करने के बावजूद भी किस प्रकार की सोच यहाँ पर रखते हैं। उनके ऊपर उनकी ईड इतनी हावी होती है, इसको सिर्फ अपनी नीड की पूरी पूर्ति करनी होती है, आवश्यकताओं की पूर्ति करनी होती है इसको, ईड को, और उसे मतलब नहीं है कि कोई छोटी बच्ची है, कोई बेचारा गरीब है, कोई बुजुर्ग है, बस मेरी नीड पूरी हो जाए, मेरी पैसा मिल जाए, मेरी शारीरिक जरूरतें पूरी हो जाए, ठीक है, मेरा मान सम्मान बढ़ जाए, किसी भी हालात पर जाने को यहाँ पर तैयार होता है आदमी। तो ईड आपका जो व्यक्तित्व का पहलू होता है, सबसे पहला आपका ये ईड माना जाता है, उसके इसी के आधार पर आपका ईड के बाद आपका ईगो और सुपर ईगो होता है। वो सभी मैं आपको डिटेल में चीजें पढ़ाऊंगा, एकदम मेरे क्वेश्चन ध्यान में आ गया, आपके एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। अब मैं पढ़ता हूं कि जो व्यक्तित्व का जो वर्गीकरण होता है, कि सभी लोगों ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किस किस प्रकार से किया हुआ है। सबसे पहला जो वर्गीकरण किया, ठीक है, जो सबसे पहला वर्गीकरण किया, मैं लिख देता हूं यहां पर आपका, कि जो सबसे पहला जो यहां पर वर्गीकरण करा है, सबसे पहला वर्गीकरण किसका करा है, क्लासिफिकेशन किसका किया है, व्यक्तित्व का करा है, ठीक है। व्यक्तित्व का सबसे पहला क्लासिफिकेशन किसने करा, ये करा हिप्पोक्रेट्स ने, ठीक है। ये किसने करा, ये करा हिप्पोक्रेट्स ने। ये आपके ग्रीक के चिकित्सक थे, किसके थे, ये आपके ग्रीक के चिकित्सक थे। आई थिंक ये बात होगी भाई आपके लगभग, मैं बता रहा हूं 2500 साल पहले, इतना 2500 साल पहले की बात है, जब इन्होंने व्यक्तित्व का सबसे पहला वर्गीकरण करा था, ठीक है, कि किस आदमी का, यानी कि किस पर्सन का व्यक्तित्व किस प्रकार से होता है। इनका क्लासिफिकेशन करने वाले सबसे पहले आपके कौन हुए थे, आपके हिप्पोक्रेट सबसे पहले हुए, 2500 साल पहले इन्होंने व्यक्तित्व का निर्धारण कर दिया था। व्यक्तित्व का निर्धारण जो इन्होंने करा, वो करा ह्यूमर और फ्लूइड पर आधारित। अब कहोगे सर ये क्या भला होती है, ह्यूमर और फ्लूइड ये क्या भला होती है। देखिए, इन्होंने पहले सिंपल से एक बात जानिए, इन्होंने जो व्यक्तित्व का जो निर्धारण करा, 4 प्रकार के टाइप्स इन्होंने बताए। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के इन्होंने टाइप्स यानी कि प्रकार बताए थे, जो व्यक्तित्व के 4 प्रकार के टाइप्स बताए थे। उसके बाद सभी एक एक करके आपके सामने आते जाएंगे, ठीक है, कि किसने और क्या क्या चीजें बताई थी। हम शुरुआत सबसे पहले इससे करेंगे। तो इन्होंने 4 प्रकार के टाइप बताए थे। एक बता आपका सैंग्वाइन, एक बता आपका कोलेरिक, एक बता आपका फ्लेगमेटिक, एक बता आपका मेलैंकोलिक। अब यार आपके ये यूनानी शब्द है असल में, इसलिए डिफिकल्ट आपको लग रहे होंगे। ये जो चारों वर्ड मैंने आपको बताया, सैंग्वाइन, कोलेरिक और आपका फ्लेगमेटिक और आपका मेलैंकोलिक, ये यूनानी शब्द है, हमें थोड़ा समझ में कम आते हैं, इसलिए हमारी समझ में नहीं आता। जैसा आप लोगों ने कभी चरक संहिता पढ़ी होगी, तो चरक संहिता के अंदर किसका व्यक्तित्व किस प्रकार से होता है, उसका क्लासिफिकेशन करने के लिए चरक संहिता के अंदर कफ, वात और पित्त के बारे में यहाँ पर बताया हुआ है, ठीक है, कि किसका पित्त किस प्रकार से है, कफ कैसा होता है, वात कैसा है, उसके आधार पर बता देते हैं व्यक्तित्व कैसा है, ये तेज तर्रार है, समझदार है, मंदबुद्धि का है, किस प्रकार का है। तो चरक संहिता अगर आपने नहीं पढ़ी तो चरक संहिता पढ़ सकते हो, ठीक है, तो हमारे आयुर्वेद से रिलेटेड है, आप लोग उसके बारे में पढ़ सकते हो। उसी प्रकार से हिप्पोक्रेट्स ने जो बताया, सबसे पहले सैंग्वाइन आपने बताया, कि अगर सैंग्वाइन प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं बड़े उत्साही होते हैं, इसके लिए इन्होंने इसको कनेक्ट किया था ब्लड से, ठीक है, किससे कनेक्ट किया, फ्लूइड से। फ्लूइड जो है यहां पर आ गया, ब्लड आ गया, यानी कि जो आपके सैंग्वाइन प्रकृति के जो लोग होते हैं, वो कैसे होते हैं, ये भाई अपना शारीरिक तौर पर मजबूत होते हैं, शारीरिक तौर पर फिट होते हैं। उसके अलावा ये आपके संवेगात्मक तौर पर फिट होते हैं, उसके अलावा संवेगात्मक तौर पर दोनों ही प्रकार से फिट होते हैं, और बड़े आशावादी होते हैं, ठीक है, पॉजिटिव होते हैं हर चीज के बारे में, नहीं यार ये काम हो जाएगा, अरे नहीं ये भी हो जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक है। तो शारीरिक तौर पर फिट होते हैं, ठीक है, स्वयंगात्मक तौर पर यानी कि इमोशनल तौर पर आपके मजबूत होते हैं, कोई भी बहुत जल्दी बेवकूफ नहीं बना सकता, दूसरे के इमोशन को यहाँ पर जान लेते हैं, और आशावादी भी होते हैं। इनके बारे में इन्होंने बताया होते हैं सैंग्वाइन प्रकृति के जो आपके लोग होते हैं। दूसरा इन्होंने बताया कोलेरिक, यहाँ पर बताया यानी जो क्रोधी होते हैं, जिसका सबसे बढ़िया एग्जांपल आप लोग ले सकते हो पहलवान, या ज्यादातर जो जिम के अंदर लड़के जाते हैं, कहते हो सर आप भी तो जाते हो, ठीक है, आप भी बेवकूफ हो, सुन लो पहले पूरी बात सुन लो, ठीक है। क्रोधी का मतलब होता है ये शारीरिक तौर पर तो मजबूत होते हैं, भाई मैं इसको यहां लिख रहा हूं, ठीक है। इन्होंने यहां पर लिखा जो कोलेरिक होते हैं, कि भाई शारीरिक तौर पर तो ये मजबूत होते हैं, फिजिकली तौर पर आपके फिट होते हैं, ठीक है, बट ये संवेगात्मक रूप से यानी कि इमोशनली तौर पर ये फिट यहां पर नहीं होते,
ठीक है, इसलिए इनको क्रोधी प्रकृति का कहा जाता है। आप लोग देखते होंगे जो पहलवान होते हैं जिम के अंदर जो वेट यहाँ पर उठाते हैं, उनके अंदर थोड़ा गुस्सा आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, इसलिए कहता है कि कोई कोई बात कहता है कि पहलवानों का दिमाग घुटने में होता है, जबकि ये सच बात नहीं है भाई। पहलवान बड़ी मेहनत करता है, इतनी मेहनत करता है पहलवान की जिम का तो उसके सामने नजर भी नहीं आएगा। इतनी मेहनत पहलवान करता है, बड़ा डिसिप्लिन के अंदर रहता है जो पहलवान होता है। आप कभी पहलवानों के डिसिप्लिन को देखना, खाने पीने के तरीका जहां पर वो पहलवानी करते हैं, खुद उसको मिट्टी को मतलब जोतते हैं, वो तो इतनी मेहनती होते हैं पहलवान। बट हिप्पोक्रेट्स ने बताई थी तो हम इसके अकॉर्डिंग यहां पर चलेंगे, हिप्पोक्रेट्स के अकॉर्डिंग। तो इन्होंने कहा ये आपके पीला पित्त इनका होता है। ठीक है, यानी कि ये शारीरिक तौर पर मजबूत मिलेंगे लेकिन इमोशनली तौर पर यानी कि इनका बेवकूफ जल्दी बना दिया जाता है। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा इस प्रकार की प्रकृति के लोग, जैसे आजकल जो बाउंसर बने होते हैं, वो शारीरिक तौर पर बड़े फिट होते हैं। कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया कहीं पर तुरंत आएंगे गुस्सा करते हुए, बट इमोशनली तौर पर उनका कोई भी बेवकूफ बना देगा जल्दी से। ठीक है, दूसरा आपका फ्लेगमेटिक होते हैं। अगर मैं फ्लेगमेटिक की यहां पर बात करूं तो फ्लेगमेटिक जो होते हैं वो शारीरिक तौर पर कमजोर होते हैं, शारीरिक तौर पर आपके कमजोर होते हैं, बट ये आपके संवेगात्मक तौर पर मजबूत होते हैं। बट ये आपके संवेगात्मक तौर पर मजबूत होते हैं। शरीर से तो बिल्कुल आपको ऐसे लगेंगे, लेकिन इमोशनली तौर पर बड़े मजबूत होंगे। जल्दी बेवकूफ नहीं बना सकते आप लोग इनका। आप देख के कहोगे अबे ये झिंगुर सा है, इसको तो अभी बेवकूफ बनाया मैंने, बेवकूफ नहीं बना सकते आप लोग। ठीक है, तो ये आपके कैसे होते हैं, ये आपके फ्लेगमेटिक होते हैं। और एक भाई साहब होते हैं आपके मेलनकोलिक होते हैं, खिन या काला पित्त जिसको आप लोग कह सकते हो। ये फिजिकली तौर पर भी फिट नहीं होते, ये भाई साहब फिजिकली तौर पर भी फिट नहीं होते, और ये इमोशनली तौर पर भी फिट नहीं होते, ये इमोशनली तौर पर भी फिट नहीं होते, ये किसी भी तरह में फिट नहीं होते। इसलिए खिन मतलब यहाँ पर इनके लिए कहा जाता है। हमारे साइड में जैसे बागपत की साइड में, मेरा जिला बागपत है, तो क्या है वहां पर एक बात की जाती है, काहे को खिन्ना रहा है पूरे टाइम। ठीक है, खिन खिन करता रहता है पूरे टाइम, मतलब चिड़चिड़ा स्वभाव रहता है, आलसी टाइप का, बोरिंग टाइप का, मंद टाइप का यहाँ पर आपका स्वभाव यहाँ पर बना रहता है, वो खिन का स्वभाव यहाँ पर बना होता है। तो ये मेलनकोलिक होते हैं। शरीर भी इनका हल्का सा रहता है, इमोशनली तौर पर भी मजबूत नहीं होते, जल्दी से चिढ़ाते हैं तो एकदम नाराज होता है। आपने गांव देहात के अंदर कुछ एजिड लोग ऐसे देखे होंगे जो बुजुर्ग होंगे, वो शारीरिक तौर पर बहुत कमजोर हो जाते हैं, और उस बुढ़ापे के अंदर जाके कोई भी बात करे तो गाली दे देंगे हर बात उनको जल्दी से कोई भी उकसा सकता है किसी बात पर, तुरंत गाली दे देते हैं। तो ये जो मेलनकोलिक की है, हालांकि मैं आपकी प्रौढ़ावस्था में नहीं जा रहा हूं, ठीक है, ये शुरुआत में भी आपके हो सकते हैं, यंग एज में भी आपके हो सकते हैं। तो हिप्पोक्रेट्स ने बताया कि भाई 4 प्रकार से मैंने क्लासिफिकेशन करा है। कितने प्रकार से? 4 प्रकार से मैंने यहां पर क्लासिफिकेशन करा है, जो व्यक्तित्व का यहां पर क्लासिफिकेशन करा है। किसका? व्यक्तित्व का 4 प्रकार से मैंने यहां पर क्लासिफिकेशन करा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने आपको बताया जो व्यक्तित्व के आपके टाइप्स, अभी पहला बताया, उसके बाद एक एक करके आपके आने वाले हैं जो आपके टीचिंग एग्जाम्स में आपको देखने को मिलते हैं, या मैं कहूँ सबसे ज्यादा वही से आपको देखने को मिलते हैं।